साइकोलॉजी एंड रियल लाइफ। जब हम रिसर्च की बात सुनते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करते हैं और लैब में या फील्ड में ऐसे तजर्बे होते देखते हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में, जो कि हमें किसी इंसानी बिहेवियर या मेंटल प्रोसेस के बारे में बता रहे होते हैं। जैसे हमने अटेंशनल बायस की बात की, खौफजदा या गुस्से वाले चेहरे के का जो असर होता है मूड पे बाद में, उसकी बात की, और बहुत से एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो हम देख चुके हैं। तो एक सवाल होता है कि इन एक्सपेरिमेंट्स की कितनी एप्लीकेशन या इनकी अंडरस्टैंडिंग से रियल लाइफ में किस हद तक कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरफ जाया जा सकता है। साइंटिस्ट दो वजह से इन्वेस्टिगेशन करते हैं बुनियादी तौर पे। वन इज दैट दे आर सिंपली इंटरेस्टेड इन दैट फिनोमेनन। वो उनकी क्यूरोसिटी है, वो इन्हें इंट्रीग करता है। दे रियली वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ एन एनिमल would form a bond to a mother, which is a surrogate mother, like made out of a towel or something. So, this was done in chimpanzees, and we have seen photographs of that. It can be a curiosity, but there is another reason. Sometimes we are looking for solution to a problem in real life, a practical problem that we need to solve that can be related to human movement in traffic or human behavior in offices or children learning in schools or people learning to read or people perceiving things, their reaction time. So there are many problems or practical problems in the real life that basic research can actually provide guidance for. Looking at this very intricate display, above where you see the rat, his brain is actually being triggered through electrodes which are placed inside the brain and which transmit very minute, very low intensity of electrical shock. Now, which part of brain is triggered shows where the sound or the experience is actually being processed in the brain. Of course, it looks very complicated and technical. The reason for this very complex and minute research is because scientific research is often divided into two categories. One is basic research and the other is applied research. Basic research is often driven from curiosity to look deeply into a phenomenon or a process and to investigate this process or phenomenon in detail. Example, structure of neurons in the brain has been studied in detail. It's like the chemical scientist or the physicist studying molecules, the biologist studying the structure of genes. It's a very microcosmic level of research. So what is the structure of neuron? Neuron वो छोटे छोटे हमारे खुलिये होते हैं जो पैगामात लेकर जाते हैं हमारे जिस्म में एक से दूसरी जगह। सेंसेशन पढ़ते हुए we will come back to neuron. फिर बेसिक रिसर्च में ऐसा भी स्टडी हो रहा है कि जो पाथवेज हैं किसी कोई चल रहा है उसको देखते हुए हमारे ब्रेन तक ये इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचती है। एक शख्स चल रहा है, कितनी स्पीड पे चल रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, कब स्पीड तेज़ हुई है, कब स्पीड आहिस्ता हुई है, ये लोगों के साथ हमारे इंटरेक्शन में ये जो परसेप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्कि हम टकरे ना मारते फिरें चीज़ों से और लोगों से, उसके लिए भी ये परसेप्शन इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी से हाथ मिलाना है और आप नहीं जानते वो आपसे कितनी दूर है, तो क्या आप 2 मील पहले से अपना हाथ आगे कर कर चलना शुरू कर देंगे? आपका ब्रेन आपको बता रहा है, ये परसेप्शन ऑफ मूवमेंट है। एग्जैक्टली किस टाइम पे आपने हाथ आगे करना है ताकि आप दोनों इतने करीब हो कि मुसाफा कर सके। सो ये लैब ही में स्टडी हो रहा है
कि जब उस इंसान की पिक्चर आपके ब्रेन तक पहुंची है तो रास्ते में किस किस प्रोसेस से गुजरी है, आंखों ने कैसे ट्रांसमिट की है। तो इसको भी लैब में स्टडी किया गया। ये एक बेसिक रिसर्च की अंडरस्टैंडिंग है। हाउ कैफीन अफेक्ट्स द ब्रेन। हमें ये पता है, आपको ज़बानी तौर पे लोग बता देंगे कि जब हम चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो हमारे अंदर एक चुस्ती आ जाती है। या यू वुड ऑफन हेयर पीपल सेइंग, oh, I need my morning cup of tea so I can start my work. Or I'm tired, now I need a cup of tea. They don't know what is happening in their brain because of caffeine, but the experimental psychologists have studied that because they were interested कि कैफीन का ब्रेन पे क्या असर हो रहा होता है, उसकी कौन सी केमिस्ट्री चेंज होती है जिसकी वजह से लोग एक्सपीरियंस लोगों का चेंज होता है। हो तो सब कुछ आपके ब्रेन के थ्रू रहा है ना। Applied research, on the other hand, aims at solving a specific problem. जैसे बच्चे बिस्तर क्यों गीला करते हैं, हाउ टू क्योर बेड वेटिंग। अब इसके लिए जाना उन्हें बेसिक रिसर्च की तरफ ही जाना पड़ता है। मसलन इसके लिए जो काम हुआ है वो क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसका हमने डॉग वाला एक्सपेरिमेंट देखा था, उसके हिसाब उसी तरह हुआ है। अगर बेड वेट करते ही एक हल्का सा करंट बेड में दौड़ जाता है तो बच्चा जाग जाता है, और उसके बाद वो इसी हल्के से करंट से पहले एक बेल साउंड होती है। जैसे आप एक एनिमल ट्रेन होता है, ह्यूमन इन्फेंट भी ट्रेन हो जाता है, या वो बेबी, क्योंकि हम टॉडलर को यूजली बेड वेटिंग पे ट्रेन करना चाहते हैं कि वो अपना बेड गीला ना करे और उसको पता चल जाए कि मेरे जिस्म में प्रेशर हुआ है एंड आई नीड टू गो टू द वॉशरूम। तो वो क्लासिकल कंडीशनिंग की बेसिक रिसर्च से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डायरेक्शन ली गई। लेकिन मामला एक प्रॉब्लम से आया और फिर हमने रिसर्च की तरफ देखा कि क्या करें, इसके बारे में कुछ किया जा सकता है। अप्लाइड रिसर्च उसको कहते हैं जो किसी प्रैक्टिकल सोल्यूशन के लिए की जाए और करके देखते हैं कि ऐसा करने से कोई फ़ायदा हो रहा है, फिर ये नहीं हो रहा तो कुछ और कर लें। सो एक्सपेरिमेंट करके आप किसी ट्रीटमेंट या किसी चीज़ को फाइनलाइज करते हैं। इसी तरह कैफ़ीन का असर पता चल गया। फ़र्ज़ करें हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि जो एल्डरली लोग हैं वो अर्ली मॉर्निंग कुछ खाए बगैर चाय पी रहे हैं, तो हमें पता है कि ब्रेन से क्या असर ले रहा है खाली पेट कैफ़ीन से। तो अब ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, वो एक बेसिक रिसर्च थी। बेसिक रिसर्च का कोई इमीडिएट गोल या एजेंडा नहीं होता। बेसिक रिसर्च असल में एक ऐसा रेजर्वॉयर, एक ऐसा ज़ख़ीरा बना देती है डेटा का, जिससे आपको थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन में आसानी होती है। आप कहते हैं ये क्यों हो रहा है, ये एक्सप्लेनेशन समझ में आती है, और कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट जो कि हम पहले थ्योरी वगैरह के रोल में देख चुके हैं, वो बेसिक रिसर्च ही से समझ आए थे। एक कॉन्सेप्ट जब स्टडी हो भी जाता है और लैब में इस्टेब्लिश हो भी जाता है, रिएक्शन टाइम है, या लोग जो हैं वो आ, किस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते अगर ज़्यादा लोग हों, उसको किसी सोल्यूशन में इस्तेमाल होने में कई दफ़ा बहुत साल लग जाते हैं। एक साहब हैं एडम, उन्होंने अपनी एक स्टडी करके ये बताया कि 70% ऑफ जो सॉल्यूशंस फाइंड की गई और जो अप्लाई की गई रिसर्च, वो बेसिक रिसर्च से ही आई थी। पहले लैब में हुई थी और फिर लोग उसको फील्ड में लेके गए और किसी मसले को हल करने के लिए इस्तेमाल किया। मसलन बेसिक रिसर्च में ये हुआ कि टेम्परेचर में चिड़चिड़ापन ज़्यादा पैदा होता है अगर हीट हो। अब इसको फील्ड में भी ऑब्जर्व किया गया कि गर्मियों में लोग लड़ जल्दी पड़ते हैं, गाड़ियों से उतर के एक दूसरे के गिरेबान पकड़ लेते हैं। लेकिन पहले ये लैब में हुई थी, गर्मी में बिठाकर वो टेस्ट करते थे लोगों को। फिर ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की सोल्यूशन के लिए उसको फिर अप्लाई किया गया, या वैसे फील्ड में करके देखा गया कि ये क्या आम जिंदगी पे भी अप्लाई होती है। तो ये हुआ, लेकिन जब लैब में हुआ तो हो सकता है वो 77 में एक्सपेरिमेंट हुआ, और जब उसको अप्लाई किया गया तो हो सकता है वो 95 में किया गया हो। ये एक प्रोसेस है बेसिक से अप्लाइड का, और ज़रूरी नहीं हर बेसिक रिसर्च अप्लाई की जाए, और लेकिन हर अप्लाइड रिसर्च के पीछे कॉन्सेप्ट और थ्योरी और लैब की फाइंडिंग ज़रूरी है उसको सपोर्ट करने के लिए।
एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी। इसको हमने भी किया, इस तजर्बे को। मुझे एक किताब में 1977 की एक रिसर्च मिली, पॉल चांस की, जिसने कहा था कि नॉनसेंस सिलेबल्स भी कंडीशन हो सकते हैं। अब नॉनसेंस सिलेबल्स क्या होते हैं? ऐसे अल्फाज जिनका मतलब कोई ना हो। मैं अभी आपको उसकी मिसाल दिखाती हूँ। पहले उन्होंने कहा कि नॉनसेंस सिलेबल्स को हम नापसंद भी कर सकते हैं अगर हम उसके साथ कोई और लफ्ज़ या बुरी खुशबू या बुरा जायका या कोई और बुरी चीज़ इकट्ठी कर दें, तो वो हमें बुरे लगेंगे। हालांकि वैसे तो वो न्यूट्रल होते हैं। लेकिन और उससे अगले स्टेप पे उन्होंने ये देखा कि जैसे हमें नॉनसेंस सिलेबल्स बुरे लग सकते हैं अगर, तो हमें कुछ नेशनैलिटीज़, कुछ मुल्कों के लोग, किसी दूसरे फ़िरके के लोग, किसी दूसरे मज़हब के लोग भी बुरे लग सकते हैं। इसलिए नहीं कि उनकी वजह से हमें कोई तकलीफ़ पहुंची है, इसलिए कि जब उनका नाम लिया जाता है तो उसके साथ कोई बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। कोई टेररिस्ट है, या कोई जालिम है, या कोई जंगजू है, या कोई स्टूपिड है, या कुछ लोग बड़े कमर्शियल हैं, दूसरे मुल्कों को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो जब आप उन नेशनैलिटीज़ के साथ वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें बुरे लगने लग जाते हैं। ये है नॉनसेंस सिलेबल्स। इसको किया इससे था कि नॉनसेंस सिलेबल्स को पेश किया गया स्क्रीन पे और उसके पीछे से एक लफ्ज़ बोला गया, स्मेली, GAN, क्यूट। यही प्रोसेस फिर नेशनैलिटीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया, स्वीडिश, क्लीन, अमेरिकन, स्मेली। लहजा एक ही रखा जाता था। और नतीजा क्या निकला कि कुछ नेशनैलिटीज़ के बारे में जो प्रेजुडिस है वो हमारे इसी प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग से डेवलप होता है। जब दो लफ्ज़ इकट्ठे बोले जाएं तो वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो जाए।